हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पूरा रिकॉल करने वाले हैं कोशिका के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कोशिका के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, पर आज सिर्फ हम लोग एक कोशिका लेकर के उसके अंदर क्या क्या होते हैं इसको जानेंगे। तो सो स्टार्टेड। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं जीवधारियों की कोशिका का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर भी बनाया है, इसमें बहुत तरह के हम लोग को अंगाणु या सूक्ष्म कुछ दिख रहा है। तो इन सभी के एक एक नाम है, जैसे न्यूक्लियस है, इसमें गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक जाली। तो इनके ये इतने सारे नाम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पर इन सभी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको आज हम लोग जानेंगे। ज़्यादातर सभी सेल में वो चीज़ होती हैं, तो हम इससे बाकी सेल के बारे में भी कुछ जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है कोशिकी झिल्ली या सेल मार्बल। इसको कोशिकी झिल्ली क्यों कहा जा रहा है? कोशिका के बाहर झिल्ली जैसी एक संरचना दिखती है। यहाँ पे हमें एक संरचना झिल्ली जैसा दिख रहा है ना, इसको झिल्ली बोला जा रहा है। मैंने उसको कलरफुल बनाया ताकि समझ में आए। तो उसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिकी झिल्ली कहते हैं। ये जो झिल्ली है इसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिकी झिल्ली कहते हैं। आप लोगों को पता है इस झिल्ली के होने के कारण बहुत फ़ायदे होते हैं कोशिका में। क्या ये झिल्ली क्या करती है? एक कोशिका है उसको दूसरी कोशिका से अलग बनाती है। यानी कि एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं और दूसरा कोई और कपड़ा पहनता है, तो उस कपड़े की वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं। उसी तरह ये झिल्ली भी इसे एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग बनाती है। फिर इसमें छिद्र होते हैं। इसके छिद्र भी कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके छिद्र एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक गेट की तरह है। ये गेट यानी कि छिद्र डिसाइड करता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ आएगी, जैसे जल हो या कुछ और पदार्थ कोशिका के अंदर इंटर करेगी या नहीं करेगी। वो ये छिद्र यानी कि गेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये कोशिका आकार देता है, मैंने पहले ही बोल दिया। फिर ये कोशिकीय झिल्ली जो है बहुत तरह के झिल्लीदार कोशिका अंगाणु की रचना करती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक झिल्ली, गोल्गी बॉडीज और न्यूक्लियस झिल्ली। उसके बाद हमारा सेकंड है साइटोप्लाज्मा। ये भी कोशिका में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैसा दिखता है पहले इसको जान लेते हैं। ये कोशिका के अंदर अर्ध तरल पदार्थ वे है साइटोप्लाज्मा। मतलब कि कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल यानी कि जेली जैसा जो चीज़ होता है उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। अब जानते हैं कि साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर क्या वर्क करता है। ये क्या करता है? सभी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को संपन्न होने में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्मा में संपन्न होती है। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी वर्क होते हैं उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो रासायनिक यानी कि केमिकल वर्क होता है वो साइटोप्लाज्मा में वो संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। साइटोप्लाज्मा को जानने के बाद अब बारी है न्यूक्लियस की। कोशिका में न्यूक्लियस का होना बहुत इम्पोर्टेंट जैसा है और बहुत इसका इम्पोर्टेंट वर्क भी है। तो जानते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कोशिका के अंदर गोलधनी वस्तु यानी कि कोशिका के अंदर जो गोलधनी वस्तु है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। अब जानते हैं कि न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क क्यों बोला जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस हमारे मस्तिष्क के तरह सेल में हो रहे सभी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि जैसे हमारा माइंड हमारे शरीर के अंदर सभी वर्क को डिपेंड करता है, उसे मॉनिटरिंग करता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी कोशिका के अंदर हो रहे सभी वर्क को वो मॉनिटाइज करता है, मॉनिटर की तरह। जैसे हम अपने क्लास में मॉनिटर बनते हैं तो पूरे क्लास को मेंटेन करते हैं, वैसे ही ये न्यूक्लियस भी। तो अब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। ये न्यूक्लियस के पहले बाहर की बात थोड़ा जान लेते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर नामक एक तरल होता है। फिर उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्मा होता है, यानी कि न्यूक्लियर प्लाज्मा न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर होता है। तब अब जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए बोलने से कुछ लॉजिक हो रहा है ना, तो ये डीएनए किसको बोला जाता है? कोशिका के अंदर जो
जो ऐसी जुड़ी गुथी हुई रस्सी जैसा कुछ चीज़ दिखती है उसको डीएनए बोला जाता है। ये डीएनए जब कुछ समय बाद या कुछ परिस्थितियों के अनुसार जब कुछ खुली अवस्था में होता है, जब ये खुली अवस्था में होता है तब उसको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन झिल्ली। ये रहे खुली हुई अवस्था और इसको तब बोला जाता है क्रोमैटिन झिल्ली। इन क्रोमैटिन झिल्ली में जब कुछ टाइम बाद इसमें मुड़ी हुई अवस्था में कुछ तरह के विशेष प्रकार के प्रोटीन जकड़ा रहता है या जकड़ जाता है, तो तब उस डीएनए के जकड़े हुए भाग को क्रोमोसोम कहते हैं। एक बात बताओ, ये क्रोमोसोम ना सब एक प्राणी को या उसके वंश को अलग बनाता है। कैसे? ये वंशानुगत एकदम चलता रहता है और इसी वजह से एक वंश को दूसरे वंश से अलग किया जाता है और ये क्रोमोसोम की संख्या सभी प्राणी में एकदम निर्दिष्ट होती है। वैसे बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि एक मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम होता है। अब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक क्या कवर किया? हमने ये कवर किया, ये है कोशिका के बाहर की झिल्ली, कोशिकीय झिल्ली, और ये है पूरा फैला हुआ कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा अर्धतरल यानी कि जो जेली जैसा भाग है। ये है कोशिका न्यूक्लियस जो पूरे कोशिका के अंदर हो रहे वर्क को संभालता है। तब इसके अंदर कुछ जगह ये साइटोप्लाज्मा के अंदर कुछ तरह की अंगाणु जैसे या छोटे सूक्ष्म चीज़ रहता है, तो उसको बोला जाता है अंगाणु। तो अब ये क्या क्या अंगाणु है, अब उसको जानने का, ये सबसे पहले हम लोगों ने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर कर लिया। अब उन छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा होता है? गोलाकार अंडाकार रॉड की तरह दिखता है, ठीक है। ये 2 तरह की झिल्ली से बना होता है। इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है वो मुड़ कर के क्रिस्टी की रचना करती है, जो बहुत तरह के एंजाइम को बनाने में वो हेल्प करता है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों? अब जानते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम, राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए रहता है, ठीक है। इसमें एकदम वो रहता है न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम। ये भोज्य पदार्थों का खंडन कर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटिक एसिड और ऊर्जा उत्पादन करता है। यानी कि जो भी सेल के इंपॉर्टेंट वर्क है, यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटिक एसिड, जो भी उसको ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको ऊर्जा देता है वर्क करने के लिए। उसके बाद है एंडोप्लाज्मीय झिल्ली। एंडोप्लाज्मीय झिल्ली क्या होती है? इसकी सृष्टि जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कोशिकीय झिल्ली से होती है। तो ये क्या होता है? कोशिकीय झिल्ली से, जैसे ये कोशिकीय झिल्ली है, यहाँ से इसकी सृष्टि होती है और ये पूरा न्यूक्लियस के पास तक फैला रहता है एंडोप्लाज्मीय झिल्ली। ये इसके बाहर कुछ विशेष संश्लेषणकारी प्रोटीन राइबोसोम रहता है, जिस कारण से ये मृषीन दिखता है। जैसे कि यहाँ पे ये कलरफुल या मृषीन रेड टाइप का दिख रहा है, तो मृषीन दिखता है। और जब उसके सामने, उसके पास, उसकी झिल्ली के पास जब ये राइबोसोम नहीं रहता है तब ये अमृषीन दिखता है, ठीक है। तो अब इसका वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ये विभिन्न कोशिकाएं वस्तु, प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण, परिवहन और संचय में ये अंगाणु हिस्सा लेते हैं। यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड का संचारण होता है कोशिका के अंदर, उसमें ये थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर लेते हैं एंडोप्लाज्मीय झिल्ली। और एक तो जिक्र या जनरल नॉलेज की बात करें कि एंडोप्लाज्मीय झिल्ली से ही गोल्गी बॉडीज़ की सृष्टि होती है। तब अब बात करते हैं गोल्गी बॉडीज़ की। ये चपटी थैली, लंबी थैली या छोटे गड्ढे जैसे संरचना वाले अंगाणु हैं और ये परस्पर एक दूसरे के पास होते हैं। गोल्गी बॉडीज़ ये क्या करता है? सेल के अंदर, कोशिका के अंदर विभिन्न वस्तुओं के परिवहन और क्षरण, हार्मोन और एंजाइम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर जो विभिन्न वस्तुओं का परिवहन होता है, भेजा जाता है, वो कौन करता है? गोल्गी बॉडीज़ ही करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी नहीं, पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भोजन ये क्या करता है, पहले तो बात कर लेते हैं इसके थोड़ी बारे में। ये 2 तरह, ये झिल्लीदार कोशिकीय अंगाणु हैं
ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसमें भोजन पचाने का, जीवाणुओं को मारने का और पुराने जीर्ण कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम रहते हैं। यानी कि जो भी कोशिका के अंदर जीवाणु आएगा, भोजन रहेगा या पुराने जीर्ण रहेंगी, उसको ये लाइसोसोम नष्ट कर सकता है। किसके वजह से? एंजाइम के वजह से। और एक बात है कि अगर ये लाइसोसोम की सक्रियता अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और ये जिस कोशिका जीके ट्रिक बोल देती हूँ कि ये जिस कोशिका में रहता है उसको ही नष्ट कर सकता है। इस वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। उसके बाद राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बिना कोशिकीय अंगाणु, इनमें कोई कोशिकीय अंगाणु मतलब कि कोशिकीय झिल्ली नहीं होती ये राइबोसोम में। तो बात करते हैं ये क्या करते हैं। इनका मेन वर्क ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं उसकी वजह से कोशिका का जो क्षतिपूर्ति होती है उसको क्षतिपूर्ति किया जाता है। फिर नई कोशिका का निर्माण भी इन संश्लेषित प्रोटीन के वजह से ही होता है। यानी कि राइबोसोम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ कहाँ रहते हैं? जैसे कि हमने देखा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखा कि राइबोसोम रहता है। ये कोशिका के पास कुछ ऐसे क्षण के पर फैले हुए रहते हैं या थोड़ा बहुत इधर साइटोप्लाज्मा में होते हैं ये राइबोसोम। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट कोशिका में क्या क्या होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।